अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल एजुकेटर्स और इसके ज़ेर एहतमाम केमिस्ट्री नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू कोर्स फॉर क्लास 10, इसके सिलसिले में अब ये हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, यूनिट नंबर 2 विच इज़ नेम्ड एज मैटर, और इसके सिलसिले का लेक्चर नंबर है 3। अच्छा जी, अब इस लेक्चर के अंदर हमने क्या काम करना है, इससे पहले हम लोग ऑब्वियसली मुख्तलिफ स्टेट्स को पढ़ चुके हैं, हमने डेफिनेशन भी देखी, हमने इसके डायग्राम को भी समझा जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको गिवन है, जिसमें डिफरेंट फेजेस आप देख सकते हैं मैटर के और उसकी ट्रांजिशन और सारी चीज़ें। अब इसी डायग्राम के कॉन्सेप्ट को आपने स्टूडेंट्स लेके चलना है कि किस तरीके से एक मैटर की जो स्टेट्स होती हैं वो एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होती है। इस एग्जांपल में आपको वाटर की एग्जांपल दी गई है और इस एग्जांपल के अंदर आपको वाटर लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, गैस से लिक्विड में या गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होता हुआ दिखाया गया है। और ये चीज़ें मैं पिछले लेक्चर में बता भी चुका हूँ, विच वाज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ यूनिट नंबर 2, यानी कि इट वाज द फर्स्ट लेक्चर। अब ये लेक्चर नंबर 3 है एक्चुअली मैटर का। ये लेक्चर इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने एक तो इसके फेस ट्रांजिशन को समझना है, सेकेंडली हमने कुछ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन को भी समझना है, फिर इसके अलावा हमने कर्व्स को समझना है क्योंकि ये कर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है और 90% बच्चे अपने स्कूल लेवल पर कर्व्स को नहीं समझ पाते और बहुत से असातिज़ा कराम भी इसमें नाकाम रहते हैं। मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि इस लेक्चर में आपको ये कर्व्स भी ज़रा बेहतर और आसान तरीके से समझाई जाएं। तो चलते हैं जनाब अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले देखते हैं कि जनाब ये जो डायग्राम हमारे सामने है, इसको हमने पहले तो थोड़ा सा फिर कुछ सेकंड्स के लिए समझना है कि जनाब ये जो आप देख रहे हैं लिक्विड और सॉलिड, इनके आपस में जो एक ट्रांजिशन हो रही है ना, वो फ्रीजिंग और मेल्टिंग के थ्रू हो रही है। यानी लिक्विड अगर सॉलिड बन रहा है तो वो फ्रीजिंग का प्रोसेस है, सॉलिड अगर लिक्विड बन रहा है यानी बर्फ से अगर पानी बन रहा है तो मेल्टिंग स्टेट है। इसी तरह सॉलिड और गैस का जो रिलेशनशिप है ना, इसमें अगर सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्ट तो वो सब्लिमेशन प्रोसेस है। ये से पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ ड्राई आइस के बारे में। मैं अगेन तस्वीर आपके साथ शेयर कर लेता हूँ ताकि आप लोग साथ साथ जो है ना कॉन्सेप्ट को लेके चलें। ये आप देख सकते हैं, ये एक तस्वीर है जिसमें एक ट्रांजिशन फेज़ आपको दिखाया गया है कि ड्राई आइस से डायरेक्ट जो है ना ये बन रहा है जनाब गैशियस, एवेपोरेट हो रही है। अच्छा, इसी तरह अगर गैस से सॉलिड की तरफ हम जा रहे हैं यानी कोई सब्सटेंस गैशियस स्टेट से डायरेक्ट सॉलिड बन रहा है तो वो डेपोजिशन प्रोसेस है, डेपोजिट हो रहा है। अब आ जाए इधर, गैस से लिक्विड की तरफ डायरेक्टली तौर पर अगर मामला हो रहा है तो वो कंडेंसेशन है, और लिक्विड से अगर गैस में जा रहा है ये तो एवेपोरेशन है। बहुत आसान है क्योंकि आप देखते हैं जब आप पानी को बॉयल करते हैं, क्योंकि कुछ इसमें चीज़ें ऐसी हैं जैसे फ्रीजिंग, मेल्टिंग और एवेपोरेशन, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे या हम आम लोग भी डेली एक्सपीरियंस करते हैं, यानी फ्रीजिंग, मेल्टिंग और एवेपोरेशन। और ये जो चीज़ें हैं ना, सब्लिमेशन, डेपोजिशन और कंडेंसेशन, इसको बहुत कम ऑब्जर्व किया जाता है। होती ये भी है हमारी लाइफ के अंदर, लेकिन ये ज़रा यूँ कह लें छुपी हुई होती हैं या इस तरह से होती हैं कि जिसका हमें इदराक नहीं हो पाता। वेयर एज एवेपोरेशन, मेल्टिंग और फ्रीजिंग जो होती है ना, वो हम बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब जब आप पानी को बॉयल करना शुरू करते हैं, जैसे मैंने गुजारिश की है, चाय बनती है, खाना पक रहा होता है तो उसमें से भाप निकल रही होती है जनाब, तो वो जो भाप का प्रोसेस होता है ना, वो उसको लिक्विड के जो ज़ाहिर ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको वो गैशियस स्टेट में कन्वर्ट कर रहा होता है, और वो जो पानी का जो सतह होती है, जो सरफेस होता है, उसे एस्केप कर रहे होते हैं और वो हवा में शामिल हो रहे होते हैं, गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। इसे एवेपोरेशन कहा जाता है। लेकिन अब गैस से लिक्विड की तरफ आप सफ़र कर रहे हैं, यानी गैस से कोई चीज़ लिक्विड बन रही है, वो कंडेंसेशन है। और कंडेंसेशन की कुछ मैं पिक्चर्स भी आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल्स में, ज़रा और बेहतर समझ आ जाएगी आपको, फिर आगे चलेंगे। ये देखें जनाब, ये शबनम है, ड्यू है, और ये अक्सर सुबह के वक्त घास पर, पत्तों पर पाई जाती है, तो ये भी एक कंडेंस्ड फॉर्म होती है। ज़ाहिर है आपको अब समझ आ रही है कि किस तरह ये गैस से हम लिक्विड की तरफ देख रहे होते हैं। फेज चेंज किसी भी यानी मैटर का, ऑब्वियसली इस एग्जांपल में हम पानी की मिसाल ले रहे हैं, तो ये एक कंडेंसेशन हो गई। फिर उसके बाद इधर आते हैं जी, ये बड़ी कॉमन सी मिसाल है, मेरे ख्याल से 2 ही मिसालों में आप समझ जाएंगे। ये शीशे पर या आईने के ऊपर इस तरह के पानी के ड्रॉपलेट्स, भाप वगैरह आ जाती है, ख़ासकर वाशरूम्स वगैरह में जब हम नहाते हैं या शेव वगैरह करते हैं सर्दियों में गर्म पानी से, तो इस तरह से हो जाता है। इवन अक्सर होता है ये।
गाड़ी की विंड स्क्रीन पर हो जाता है। ये आपके इधर ये देख सकते हैं जो कोल्ड ड्रिंक होती है तो वो ग्लास के ऊपर इस तरह वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, ठंडे पानी का जो ग्लास होता है या जिस तरह से ये कोल्ड ड्रिंक होती है, ठीक है, कोई भी ऐसे, तो वो इस तरह से वो बन जाता है, तो वो भी कंडेंस फॉर्म होती है। तो ये आई एम श्योर आपको समझ आ रही है। तो अब इसी चीज़ को लेकर ये जो फेज़ ट्रांजिशन है, एक फेज़ से दूसरे के अंदर कन्वर्ट होना, तब्दील होना, इसके कॉन्सेप्ट को हमने दूसरे लेक्चर में भी समझा, उसमें बॉयलिंग, फ्रीजिंग, मुख्तलिफ चीज़ों को पढ़ा। अब इसको लेकर हम चलेंगे अपने 2.2 टॉपिक जो है हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स, और इन कर्व्स को समझेंगे, फिर इनकी आगे ज़ाहिर है जो भी एक्सप्लेनेशन है, सॉलिड, मेल्टिंग फेज़ और मुख्तलिफ फेजेज़ हैं, A to B वगैरह, तो इनको समझेंगे कि ये क्या फेजेज़ हैं, कैसे काम करते हैं। इसके लिए आपके साथ मैं डायग्राम शेयर करता हूँ और फिर इसको पढ़ना शुरू करते हैं जनाब, और फिर साथ समझते भी हैं। सबसे पहले हीटिंग कर्व ले लेते हैं। ये जनाब आपके सामने एक हीटिंग कर्व आ गई है। अब इसको समझते हैं जनाब कि ये क्या है। देखें जी, इसमें सबसे पहला जो फेज़ नज़र आ रहा है, अब आप अपनी बुक वाली को एक साइड पर थोड़ी देर के लिए कर दें, इसको समझें, तो फिर उसके बाद बुक के साथ टैली करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ जो आपको नज़र आ रही है, अगर मैं इसको आपको समझाऊँ तो जनाब, इसको बल्कि मैं एक तरफ करता हूँ और फिर आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये लें जी, देखें सॉलिड फेज जो है ना A to B, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, या आपको अगर इसको समझें, ये A to B आपको नज़र आ रहा होगा एक डायगोनल फेज़, ये सॉलिड फेज़ है, और A और B के अंदर आप देख रहे होंगे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि ये एक छोटा सा डायग्राम या आपका चार्ट बना हुआ है। इसमें जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, जो एक्स एक्सिस है, इस पर टाइम है और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर है। सेम यही डायग्राम आपकी बुक के अंदर है, सिर्फ उसमें थोड़ा सा वही बात है कि ये लिखाई का फ़र्क है, मतलब अपने तरीके से उसमें मेंशन है। जब आप इसको समझ जाएंगे तो आपको वो चीज़ आसानी से समझ आ जाएगी। अच्छा जी, अब ये है कि जनाब आप ये देख रहे हैं कि A से B जो कि सॉलिड फेज़ है, इसमें टेम्परेचर जो है ना सॉलिड का वो इंक्रीज़ हो रहा है जैसे जैसे ये हीट एब्जॉर्व कर रहा है, एज इट एब्जॉर्व्स हीट। और आपको ये भी पता है कि जो सॉलिड होता है ना, कोई भी मेटल होता है, वो हीट को बहुत तेज़ी से एब्जॉर्व करता है और बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। जैसे कि एक चम्मच है मेटल का, और जब आप उसको गर्म खाने के अंदर आप उसको घुमाते हैं या दूध या कोई चीज़ में, तो वो भी ऐसा ऐसा हीट को एब्जॉर्व कर लेता है, गर्म हो जाता है। तो ये एक बड़ी कॉमन सी मिसाल है। तो सॉलिड जो होता है ना जनाब, हीट एब्जॉर्व करता है और इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो डायगोनल आपको नज़र आ रहा है ना नीचे से ऊपर, ये जाहिर कर रहा है ये डायगोनल कि जनाब टेम्परेचर बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, एकदम तो सीधा ऊपर नहीं जा रहा 90 डिग्री में। वो तो ये होता है कि वो सिग्निफिकेंट चेंज आ गया, एकदम से वो टेम्परेचर बढ़ गया। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, यानी काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, इसके अंदर के जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के जो सॉलिड में हैं, वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। क्यों इंक्रीज़ होते हैं? क्योंकि उनको हीट मिलती है, फोर्स मिलती है। एंड इट काजेज द पार्टिकल्स टू वाइब्रेट मोर विगोरसली, और फिर उससे वो पार्टिकल ज़्यादा तेज़ी के साथ, ज़्यादा ताकत के साथ जो है ना वो फिर वाइब्रेट करते हैं, मूव करते हैं। तो ये आई एम श्योर आपको सॉलिड फेज़ A to B समझ आ गया कि इस फेज़ के अंदर जो सॉलिड होता है ना, हीट लेकर, हीट एब्जॉर्व करके उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और उसके टेम्परेचर की वजह से या उसके टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। यानी यूँ कह सकते हैं कि जनाब टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी है सॉलिड के अंदर दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एज द टेम्परेचर राइजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स या जिसको हम पार्टिकल्स कहते हैं वो भी इंक्रीज़ होती है। अब हम अगली जो है ना फेज़ उसमें चलते हैं। अगला फेज़ है जी मेल्टिंग फेज़ है B to C, ये आप देख रहे हैं। अब इसमें अगर आप ये वैसे इसको समझे, फिर मैं इधर आता हूँ कि B से C तक आपको एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पर। इसमें ये आप समझ सकते हैं कि जनाब इसमें टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये जो यहाँ पर टेम्परेचर था ना B पर, ये B से C तक सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ना तो ये नीचे ड्रॉप हुआ है, अगर तो ये नीचे की तरफ आता ना तो हम कह सकते थे कि टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, यानी हीट से कूल की तरफ आया है। और अगर ऊपर की तरफ जाता तो ये मजीद हीटअप हुआ है, तो ना ये हीटअप हुआ है ना ये कूल हुआ है जी। ये टेम्परेचर बिल्कुल कॉन्स्टेंट रहा है, यानी कंसिस्टेंट रहा है। इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट टेम्परेचर B से C। ये आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, आप पढ़ते हैं जी हम इसको ज़रा। सो मेल्टिंग B to C को पढ़ लेते हैं। देखें ये जो B to C है ना, इसमें टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एज द सॉलिड मेल्ट्स इनटू अ लिक्विड,
ये आप देख सकते हैं, ये आपको यहाँ भी डायग्राम में नज़र आ रहा है, लेकिन आई एम श्योर उस डायग्राम में ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी आपको। सो जो टेम्परेचर है ना वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रहा होता है। ये बिल्कुल एक एग्जांपल वही है जैसे बर्फ़ पिघल रही होती है लिक्विड में, आप उसको एक वैसे किसी टेबल पे रख दें, अपने हाथ पर रख दें, कहीं पे भी किसी बर्तन में रख दें, तो वो कुछ टाइम के बाद उससे जो है ना वो पानी आप ऑब्टेन कर सकते हैं। हेयर द absorbed heat energy is used to overcome the intermolecular forces, यानी वो जो सॉलिड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, उसके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी एब्जॉर्ब्ड हीट होती है ना वो उस पर ओवरकम आती है, गालिब आती है और उसको वो तोड़ना शुरू करती है। यानी कि द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज दैट होल्ड द सॉलिड टुगेदर, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जिन्होंने उस सॉलिड को बना के रखा होता है, यानी कि उसके एटम और मॉलिक्यूल को जोड़ के रखा होता है, वो ऐसा ऐसा टूटना शुरू होती हैं, कमज़ोर होती हैं, और फिर उससे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ जाती है। दिस इज़ नोन एज द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और इसको लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। या फिजिक्स में भी अपने जो है ना ये आपका जो क्लास 10 की फिजिक्स है उसके चैप्टर नंबर 1 में ये फ्यूजन और वेपोरेशन वेपोराइजेशन पढ़ रहे हैं, उसमें हीट कैपेसिटी भी पढ़ रहे हैं मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की, जैसे वाटर की 4184, और ये सारे अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं 2 से 3 चैप्टर्स अपनी एकेडमी में भी। सो ये वही चीज़ है। इसके अगर लफ्ज़ी तर्जुमे की तरफ जाएं तो लेटेंट कहते हैं कोई चीज़ छुपी हुई या हिडन, और फ्यूजन का मतलब होता है फ्यूज़ करना, यानी आपस में फ्यूज़ कर देना, मिला देना, कुछ चीज़ों को पिघला कर आपस में जोड़ देना, मिला देना। जैसे कोई चीज़ पिघल जाती है फिर वो आपस में मिल जाती है, इकट्ठी हो जाती है। ठीक हो गया जनाब। तो ये तो थी ये वाली कर्व। अब इधर आ जाए सी से डी की तरफ। आप देख रहे होंगे कि ये जो सी से डी है ना जनाब, ये आपकी कौन सी फॉर्म है, ये है लिक्विड फेज़। ये तो सॉलिड था, ये आपका दूसरा फेज़ था मेल्टिंग का। अब ये लिक्विड फेज़ आ रहा है। लिक्विड फेज़ में ये हो रहा है जब लिक्विड बन गया है तो फिर सी से डी तक आपको पता है उस लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। तो अगेन आप देख रहे हैं राइज इन टेम्परेचर। ये जो कर्व है ना ये ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर की तरफ जाने का मतलब यही है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है ओवर टाइम। टाइम आपको पता है ये एक्स एक्सिस पर है। सो ये आपको यकीनन अब समझ आ रही है कि किस तरीके से सी से डी तक कर्व जो है उसमें टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है। अब अगर इसको समझें लिक्विड फेज़ को, तो इसमें ये होता है टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इंक्रीज एट इट कंटिन्यूज टू अब्जॉर्ब हीट। ये ऐसा ऐसा हीट को अब्जॉर्ब करता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज, तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। एंड इट कॉज देम टू मूव मोर रैपिडली, ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करना शुरू करते हैं। डी से ही बॉइलिंग स्टेट की तरफ आते हैं जनाब, जो वेपोराइजिंग, ये देखें डी से ही। अब यह वेपोराइजिंग स्टेट है, वेपोरेट होता है पानी या जो भी लिक्विड स्टेट है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि जब बॉइलिंग स्टार्ट होती है ना तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। ये याद रखिएगा, बॉइलिंग जो होती है जैसे पानी की 100 डिग्री पर हो रही होती है तो वो कांस्टेंट हो जाता है, ना कम ना ज़्यादा। कम होगा तो फिर बॉइलिंग नहीं होगी, वेरी सिंपल, कूल हो जाएगा ना। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये कर्व के ज़रिए इसको समझना। ये आप देख सकते हैं डी से ई तक फिर कांस्टेंट है, इसमें टेम्परेचर में कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आ रहा। ये टेम्परेचर मुस्तकिल हो गया इधर जब हम लिक्विड से गैसियस स्टेट में जा रहे हैं, क्योंकि बॉइलिंग में आपको पता है लिक्विड यानी कि माया हालत से हम गैस की हालत में चले जाते हैं, गैसी हालत में। अब इसको पढ़ लेते हैं जनाब बॉइलिंग स्टेट को। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एज द लिक्विड चेंजेस टू अ गैस। जब हम पानी बॉयल करते हैं तो आपने देखा होगा भाप बन रहा होता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। ये ज़ाहिर है इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग इसको कहेंगे यार टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे होता है, वो तो बहुत गर्म हो रहा होता है, उबल रहा होता है पानी। भाई वो उबल रहा होता है तो वो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है ना। वो जिस अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जाके जब वो बॉयल होना शुरू होता है, वो बॉइलिंग पॉइंट जब वो अटेन कर लेता है ना, उससे ज़्यादा टेम्परेचर की उसमें गुंजाइश नहीं होती फिर कि वो ज़्यादा होगा या कम होगा, वो बराबर हो जाता है उधर 100 डिग्री पर। द एब्जॉर्ब्ड हीट एनर्जी इज़ यूज टू ओवरकम, तो जो उसकी एब्जॉर्ब्ड हीट एनर्जी जो होती है ना वो उस पानी या वो जो लिक्विड स्टेट होती है उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर ओवरकम आ जाती है, यानी उसके ऊपर हावी हो जाती है लिक्विड में। और उस प्रोसेस को यानी कि वो जो रिक्वायर करता है ना उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। जैसे लेटेंट हीट ऑफ अभी फ्यूजन आपने देखा है, तो ये जो प्रोसेस होता है ना इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि एक ऐसी हीट जो वेपोराइज कर रही है किसी भी लिक्विड को। वेपोराइज मतलब उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर रही है।
नेक्स्ट लास्ट स्टेट हम देखते हैं जो ई ऑनवर्ड आप देख रहे हैं। ई ऑनवर्ड मतलब ई से एफ तक जा रहा है, ये ऑनवर्ड है आगे, ये गैसियस स्टेट है। इसमें भी आप देखें टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि देखें ना ऊपर की तरफ जा रही है कर्व, ये जो कर्व है ऊपर की तरफ जा रही है, तो फिर इसमें क्या हो रहा है, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, कर्व के अंदर ये है कि कर्व में ये स्ट्रेट लाइनें भी यूज़ हो सकती हैं और बाकायदा कर्व भी यूज़ हो सकती हैं, गोलाई में भी, मतलब वो आप हीटिंग कर्व किसी भी तरह बना सकते हैं और आप किसी तरह की भी कर्व देख सकते हैं। कोई ये मतलब कर्व नाम है ना, अब आप देख लोगे ये नाम ज़रूर है लेकिन इस कर्व के अंदर ये स्ट्रेट लाइंस यूज़ हुई हैं, तो वैसे आप कर्व लाइंस भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर ये कांस्टेंट होगी वहाँ पर स्ट्रेट लाइन होगी। अब आते हैं जी लास्ट जो है इसका ऑनवर्ड वाला गैस फेज का, उसमें यह है कि ज़ाहिर है टेम्परेचर जो होता है ना गैस का वो इंक्रीज़ होता है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये आपको एक डायगोनल इंक्रीज नज़र आ रहा है ई से ऊपर ऑनवर्ड एफ की तरफ। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल्स इंक्रीज, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनकी एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे आपको पता है गैस जो है टेम्परेचर अटेन करती है उसमें टेम्परेचर उसका इंक्रीज होता है। सो इट कॉजेज द गैस टू मूव इवन मोर रैपिडली, तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो ज़्यादा रैपिडली मूव करते हैं। गैस गर्म होती है तो वो ऊपर उठती है, ये भी एक ज़ाहिर कॉन्सेप्ट है, गैस गर्म होकर ऊपर उठती है, जैसे हवा गर्म होती है तो ऊपर की तरफ उठती है, तो हवा गैस है ना, तो ये एक सिंपल सी चीज़ है जी। चलते हैं जी अपने 2.2.2 कूलिंग कर्व, इसका भी डायग्राम देख लेते हैं, फिर ज़्यादा बेहतर हमें समझ आ जाएगा कि जनाब ये क्या चीज़ है और ज़्यादा हमें आसानी से समझ आ जाएगा। ये आगे जी हम कूलिंग कर्व की तरफ अब इसको देख लेते हैं। देखें जी ये भी बड़ा आसान है, इसमें जो कूलिंग कर्व है वो ऊपर से नीचे आ रही है जनाब, अब ये ना समझिएगा कि इधर से ऊपर जा रही है, क्योंकि ये चीज़ वही है, आपको हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे टाइम नज़र आएगा, वर्टिकल एक्सेस के ऊपर टेम्परेचर नज़र आएगा, लेकिन ये बेसिकली जो है ये वही चीज़ है, आप यकीनन आप समझ गए होंगे। तो देखते हैं जी इसको, इसमें आपको जो कूलिंग कर्व है ना उसमें पहली जो फेज़ है गैस की वो हायर टेम्परेचर की है, जो ई की है। ई को समझ लेते हैं जनाब, ई कहाँ पर है ये आप देख रहे हैं, हायर टेम्परेचर से शुरू कर रहे हैं ना। अब अभी पहले ए से बी शुरू किया, फिर बी से सी, ये हीटिंग कर्व में हमने पिछले लेक्चर में, बल्कि लेक्चर तो खैर यही है, मतलब पिछला जो अभी हमने टॉपिक किया है। अब इस टॉपिक में हमने ऊपर से नीचे डिक्रीज करना है, क्योंकि कूलिंग में याद रखिएगा कि टेम्परेचर ड्रॉप होता है, डिक्रीज होता है ना, तो फिर हम ऊपर से नीचे अब ये ड्रॉप होते हुए आएंगे इस कर्व के अंदर और ऊपर से नीचे इसको देखेंगे, यानी कि आप यूँ कह रहे हैं टॉप टू बॉटम हम देखेंगे। चलें जी, ई में वही चीज़ है। अब ये पूरे का पूरा आप समझ जाएंगे, क्योंकि जो पहला आपको समझ आ गया ना हीटिंग कर्व, तो ये समझना आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। गैस फेज में क्या होता है देखें, इससे पिछले फेज में गैस ई से एफ की तरफ ऑनवर्ड जा रही थी, अगर आप ये वाला देखें तो अभी आपने समझा कि इसमें गैस का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उसकी जो एनर्जी थी वो भी इंक्रीज हुई और उसकी वजह से गैस के जो मॉलिक्यूल्स थे, पार्टिकल्स थे, उन्होंने तेज़ी के साथ मूव करना शुरू किया, गैस ने ऊपर की तरफ उठना शुरू किया। अब इसी को लेके चले ई फेज में, तो क्या होगा जब गैस ठंडी होना शुरू होगी, यानी सेगमेंट हायर टेम्परेचर टू ई। अब ये जो सेगमेंट है ना आपका हायर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेज। अब जैसे ही गैस का टेम्परेचर जनाब डिक्रीज होना शुरू होता है, पहले तो इंक्रीज हो रहा था, तो अब जब डिक्रीज होगा ना तो फिर ये ज़ाहिर हीट को लूज करेगी, तो फिर क्या होगा, इससे काइनेटिक एनर्जी जो गैस के पार्टिकल्स की है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो इसकी पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ जाती है, और जैसे ही वो टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो भी डिक्रीज हो जाती है, वो भी ड्रॉप हो जाती है। इससे उनकी जो मूवमेंट है वो क्या होती है, कम हो जाती है। सिंपल है जी, ये उसके समझे अपोजिट चल रहे हैं। अब कंडेंसेशन स्टेट की तरफ आ रहे हैं। ये याद रखिएगा कि ये कंडेंसेशन मैं थोड़ा ऊपर लेके जाऊंगा थोड़ी देर के लिए। ये देखें, ये पहले इधर से यूं जा रहा था ना, वेपोरेट हो रहा था, अब ये गैस से हम जरा लिक्विड की तरफ सफर कर रहे हैं, तो ये कंडेंसेशन स्टेट आ रही है आपकी। आई एम श्योर आप इस डायग्राम को साथ साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप इसको डायग्राम को लेकर चलेंगे तो आपके लिए हीटिंग कर्व और फिर उसके बाद ये कूलिंग कर्व सब आसान हो जाएगा। तो कंडेंसेशन ई से डी में हो रही है, ये देखें। कंडेंसेशन में क्या है, जो सबसे अहम चीज़ आप देख रहे हैं वो क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है जी, यानी गैस से लिक्विड स्टेट में टेम्परेचर कांस्टेंट है, आप देख सकते हैं इसमें कोई चेंज नहीं है ओवर द टाइम। देखते हैं जी कंडेंसेशन में क्या है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, द गैस कंडेंसेस टू अ लिक्विड, कंडेंस हो जाती है, और ये सारी चीज़ हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। इसमें जो गैस जो होती है ना वो हीट एनर्जी तो लूज कर रही है,
और फिर वो रिलीज हो रही है एज ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रिंग द पार्टिकल्स क्लोजर टुगेदर। फिर वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जिसमें गैस के पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर थे, अब आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आना शुरू हुए ताकि वो एक फिर नई शक्ल में कन्वर्ट हो जाए, यानी गैस से लिक्विड में कंडेंस हो जाए। सो दे रिजल्ट इन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो फिर क्या होती है, वो डिक्रीज होती है या रिलीज होती है। ठीक हो गया जनाब। अब लिक्विड फेज में आते हैं डी से सी में। अब ये आपके लिए समझना बहुत आसान हो गया। देखें डी से सी में आप देखें तो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। ये जनाब नीचे से ऊपर नहीं जा रहा, ये नीचे से ऊपर पहले इधर जा रहा था, ये आपको हीटिंग कर्व याद होगी। अब ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये डिक्रीज हो रहा है ओवर टाइम। ठीक हो गया जनाब। पहले ये चढ़ाई थी, अब ये उतराई है, बस आप इसको इस तरह समझ जाए। तो डी से सी की तरफ डिक्रीज हो रहा है, यानी कि डी से सी में अब आप जा रहे हैं, यानी लिक्विड फेज से अब आप जा रहे हैं किसी और फेज की तरफ। ज़ाहिर है आप लिक्विड से आप वेपोराइजेशन की तरफ जाएंगे, यानी कि आप वेपोराइजेशन की तरफ जाते हैं तो वो इंक्रीज होता है। तो जब लिक्विड से नीचे की तरफ आएंगे तो आप थोड़ा सॉलिड की तरफ आएंगे, बर्फ़ बनना शुरू होती है। ठीक है ना, आई एम श्योर आपको समझ आ रही है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो अगेन डिक्रीज होती है, और फिर जैसे जैसे टेम्परेचर ड्रॉप होता जाता है तो फिर उनकी मूवमेंट और स्लो हो जाती है। अब आपको पता है जब लिक्विड से हम जाते हैं वेपोराइजेशन की तरफ, फिर उल्टी तरफ जाते हैं हम सॉलिड स्टेट की तरफ, तो जब उल्टी तरफ जा रहे हैं टेम्परेचर और ड्रॉप हो रहा है सी से बी में, तो फ्रीज हो रहा है। ये देखें अब सी से बी में टेम्परेचर और ड्रॉप हुआ, यहाँ कांस्टेंट हुआ, तो कांस्टेंट होने से क्या हुआ, यहाँ पे फ्रीजिंग मामला स्टार्ट हो गया। अब लिक्विड से फ्रीज की तरफ जो है ना टेम्परेचर इसका कांस्टेंट है। ठीक हो गया जनाब। अब बी से ए की तरफ जो है ना वो सॉलिड फेज है, ये आप देख सकते हैं, ये बी से ए बिल्कुल सेम वही चीज़ है जो हमने हीटिंग कर्व में पढ़ा। इसके अंदर आप समझ सकते हैं उसका ऑपोजिट था। तो आई एम श्योर आपको ये यहाँ तक जो ये दोनों के दोनों हमारी कर्व्स थी और इनके पॉइंट्स थे 2.2.1 और 2.2.2 कूलिंग का, ये दोनों आपको अच्छे से समझ आ गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम काइनेटिक थ्योरी के हम कुछ पढ़ेंगे चीज़ें, उनकी इंटरप्रिटेशन, फिर एवेपोरेशन और बॉइलिंग की तरफ जाएंगे। इसमें आपका एक बड़ा ख़ास सवाल आएगा जो कि पेपर में भी कई बार आया है कि एवेपोरेशन और बॉइलिंग प्रोसेस में क्या फ़र्क है, एवेपोरेशन को आप कैसे लेते हैं, एवेपोरेशन क्या होता है, और बॉइलिंग और एवेपोरेशन में क्या फ़र्क है, यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ स्पॉन्टेनियस होती है, कौन सी चीज़ नेचुरल होती है, कौन सी अननेचुरल होती है या आर्टिफिशियल होती है। ये बड़ी ख़ास चीज़ें हैं। एवेपोरेशन और बॉइलिंग के लिहाज से ये बड़ा ख़ास लेक्चर है हमारा। अब इसमें किसी किस्म का अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, ये अब जितनी भी हमने कर्व्स के हवाले से अभी पढ़ा है और ये सारी चीज़ें और फिर डायग्राम्स, पिक्चर्स, कंडेंसेशन आपको समझाई मैंने, तो इसमें अगर कोई भी किसी किस्म का आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।